बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तबीयत सही है? अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया की एक, मैं क्या कहूँगी, हवा चल रही है, जिसे कहेंगे अच्छी हवा चल रही है, बुरी हवा चल रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मगर मैं एक बात आपको बताऊँ, हम जैसे लोगों को ना तरजीह दे रहे हैं। तरजीह तरजीह पे मेरी बात सुनिए गौर से। कहते हैं कि तरजीह उसको देनी चाहिए जो अहमियत रखता हो, तरजीह उसको देनी चाहिए जिसकी बात सुनकर आप किसी सही रास्ते पे पहुंच जाएं। तरजीह उसको देनी चाहिए जिस जैसा आप बनना चाहते हैं। मतलब तरजीह किसी इम्पॉर्टेंट बंदे को देनी चाहिए। हमारे सोशल मीडिया में हमने हर एक को इम्पॉर्टेंट बना लिया है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। और आपको पता है हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, हम उधर भीड़ लगा देते हैं, कमेंट्स की भीड़ लगा देते हैं, उसके अकाउंट को बूस्ट कर देते हैं, उधर फॉलोअर्स भर देते हैं, उनके जाके जो है ना फॉलोइंग लिस्ट बूस्ट कर देते हैं। ये हम खुद करते हैं। फिर हमें तो आपको पता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें चाहिए लोगों की बात पे, ज़ात पे कीड़े निकाल के तो लोगों की बात करना बस। आपको पता है ना, हमारे वहाँ से निकला है ना, शगुफ्ता के बालों में जुएँ पड़ गई। ये हमने जुएँ पढ़ाई हैं, किसी पड़ोसी ने नहीं। अब शगुफ्ता बेचारी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सर में दर्द था, मगर उसके तो सर में जुएँ पड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आप छोड़ दें, मत करें फॉलो, ना ही उनको कमेंट करें, तरजीह मत दें। हाँ, अगर आपको कोई सही बंदा लगता है जो सही बात फैला रहा है, माशरे में सही हरकत कर रहा है, ऑथेंटिक काम कर रहा है, आप उसको जाके कमेंट करें, उसको फॉलो करें। हर उस इंसान का इंटरव्यू मत देखें, हर इस इंसान की बात मत सुने जिससे माशरा ख़राब हो सकता है, जिससे माशरे में बदनामी, बुराई, ये सब चीज़ें फैल सकती हैं। देखिए, कल को जो है ना हमारे बच्चे भी ना यही चीज़ों को सीख कर इन्हीं रास्तों पे चलेंगे। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि उन लोगों को स्टार बनाए जो स्टार बनने के मुस्तहिक हैं, उन लोगों को मत बनाए जो स्टार बनने के मुस्तहिक है ही नहीं। हम तो बुराई को तरजीह दे रहे हैं। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम की शुरुआत थी मेरी यही थी कि हमें उस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए जिनकी अहमियत हो। तो आज से प्लीज़ ये तैयार कर लीजिएगा कि हमने तरजीह सिर्फ उन लोगों को देनी है जो इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, जिन जैसा आप बनना चाहते हैं, या आपके घर वाले, या आपके माँ बाप, या आपके ऐसे लोग जिनके इर्द गिर्द आप काम करते हैं और इन जैसा बनना चाहते हैं, योर मेंटोर, दैट्स इट। अब टॉपिक की तरफ आते हैं नाजरीन। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जिस पर बात करेंगे वो है ब्लड कैंसर के हवाले से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से। ये बेसिकली क्या होता है, ब्लड कैंसर के जो पेशेंट होते हैं ये किस तरीके से बोन मैरो उनके लिए काम कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे पास माहिरीन भी होंगे। डॉक्टर नताशा अली होंगी हमारे साथ, कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये बोन मैरो किस तरह काम करता है ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम नताशा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत नताशा जी आपकी? बहुत शुक्र है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी। अच्छा, क्योंकि देखिए आपको पता है अक्टूबर तो वैसे ही पूरा महीना होता है जब कैंसर के ऊपर बात कर रहे होते हैं लोग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, ठीक है। अब तो अक्टूबर गुजर गया, तो अब जैसे ही वक्त गुजर जाता है तो लोग इसकी अवेयरनेस छोड़ देते हैं, फिर पूरा साल बात नहीं करते। बात करने से ही फैलेगी, लोगों को अवेयरनेस होगी। तो क्योंकि अक्टूबर जो है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर होता है, मगर हम जो है पूरा साल हर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये ब्लड कैंसर होता क्या है, इसके बारे में पहले एलैबोरेट कर दें नताशा जी। जी श्योर। तो देखिए, इंसानी जिस्म में हर दिन लाखों नए खून के सेल्स बनते हैं, और जब ये सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और एबनॉर्मल तौर पर बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसे आसान अल्फाज में ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो अनकंट्रोल्ड सेल की जो बढ़ना शुरू होते हैं उन्हें उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। अच्छा, तो आगे ये बताइएगा कि ब्लड कैंसर होने की जो वजूहात है वो क्या क्या होती है, किस वजह से होता है बॉडी में? देखिए, 90% ऑफ द टाइम ब्लड कैंसर होने की कोई वजह नहीं मिलती। 10% लोगों में वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बचपन में किसी भी किस्म का कैंसर हुआ हो, तो जैसे अभी आपने अक्टूबर में बात की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, तो वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट मिली होती है 5-6 साल डाउन द लेन, वो कीमोथेरेपी
जो मिली होती है उसकी वजह से खून का कैंसर हो सकता है। बचपन में अगर किसी को कैंसर हुआ हो तो ओल्डर जैसे वो बड़े होते हैं, कैंसर बचपन में अगर कैंसर फ्री हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें चांसेस होते हैं कि कैंसर हो दवाओं की वजह से। अगर किसी को रेडिएशन ट्रीटमेंट मिली हो तो उन्हें खून का कैंसर हो जाता है 5-6 साल डाउन द लेन। इसके इंसिडेंसेस और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लेकिन ये नॉन प्रीडिस्पोजिशन है खून के कैंसर होने की। अगर कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करते हो तो उनमें हमेशा ये खदशा होता है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो तो उन्हें खून का कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ नोन फैक्ट्स हैं जो हमें पता होते हैं, और हम हिस्ट्री में हमेशा पूछते हैं अगर हमारे पास कोई पेशेंट ब्लड कैंसर के अलामात के साथ प्रेजेंट करता है, हम हमेशा ये चीज़ें पूछते हैं। लेकिन ये वजूहत आपको, अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 मरीज देखूं खून के कैंसर के, तो ये वजूहत में से कोई एक वजह मुझे एक मरीज में मिलेगी या कभी कभार मिलेगी ही नहीं। तो 90% में जो है हमें कोई वजह नहीं मिलती। नताशा जी मुझे और बताइए कि जो पोल्यूशन है ये भी इसकी वजूहत बन सकती है कैंसर नहीं, होने की, ब्लड कैंसर? डायरेक्टली पोल्यूशन तो नहीं करवाता है ब्लड कैंसर, लेकिन हमें नहीं पता कि एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से पैथोजेंस हैं या ऐसे ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि ब्लड कैंसर को एक पेशेंट को या एक इंसान को ब्लड कैंसर होने में प्रीडिस्पोज कर सकती हैं। हमें नहीं पता एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। इस पर बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन कोई पिन पॉइंट करके कोई एक चीज़ अभी तक को नहीं पता लगा सका है। लेकिन ये जो वजूहत मैंने बताई ये नोन फैक्ट्स हैं, और ये 50-60 साल से नोन है ये चीज़ें। एंड व्हाट अबाउट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपीज, ये इलाज कर सकती हैं ब्लड कैंसर का? बिल्कुल। तो देखिए, कैंसर की कई इकसाम हैं, बट 3 मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान जो हम देखते हैं। पूरी दुनिया में और टाइप्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेके जो 3 कॉमनेस्ट चीज़ें हम देखते हैं वो है ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ये 3 किस्म या 3 इकसाम है जो हम कॉमनली देखते हैं, और इन्हीं 3 बीमारियों में हम सबसे ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले तशख़ीस मुकम्मल हो, जिसमें खून के टेस्ट और एक सिंपल टेस्ट, अगेन मैं ब्रेस्ट कैंसर को एक एग्जांपल बनाऊंगी। हर साल हम कहते हैं अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है मैमोग्राम, जिससे आपको आगाही मिल जाती है। तो इसी तरह खून के कैंसर्स को डायग्नोज करने के लिए अगर कोई पेशेंट कमज़ोरी, वज़न में कमी, बार बार इन्फेक्शंस होने के साथ, इन सिम्टम्स के साथ अगर प्रेजेंट करता है, तो एक सिंपल खून टेस्ट है सीबीसी, जो रूटीन में भी लोग करते हैं, है ना। गुर्दों का फंक्शन का टेस्ट कराते हैं, जिगर का फंक्शन का टेस्ट कराते हैं, उसके साथ ये खून का टेस्ट भी जरूर करवाते हैं, विच इज कंप्लीट ब्लड काउंट। लेकिन अगर हमने साथ साथ ब्लड फिल्म एग्जामिन ना की तो ये टेस्ट अधूरा है। इसके साथ ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। तो सीबीसी पेरिफेरल स्मीयर रिव्यू, और ये कंप्लीट टेस्ट होता है, खाली सीबीसी टेस्ट नहीं है। एक ब्लड फिल्म का रिव्यू इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी विद सीबीसी, जो कि अक्सर नहीं तरजीह नहीं देते लोग। लेकिन सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर रिव्यू 95% ऑफ द टाइम आपको सीबीसी पर ही विद द पेरिफेरल स्मीयर रिव्यू डायग्नोसिस मिल जाती है। परफेक्ट। नताशा जी, आप हमारे साथी हैं, एक ब्रेक दरकार है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम जो है ब्लड कैंसर के ऊपर बात कर रहे हैं और उसके लिए शो कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और ब्लड कैंसर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के ऊपर कि ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है। ठीक है, डॉक्टर नताशा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हाँ जी, थैंक यू। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 टाइप्स का होता है, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट एंड एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। तो जो 3 डिजीजेस के बारे में मैंने बताया जिसमें हम कॉमनली ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें ल्यूकीमिया जो कि स्टेम सेल्स का डिफेक्ट है, सेल्स जो कि बोन मैरो में होते हैं, तो इसमें ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें एक हेल्दी डोनर चाहिए होता है, जहाँ से हम हेल्दी स्टेम सेल्स लें और ट्रांसप्लांट करें। और जो तो वो जो हेल्दी डोनर है आपका, वो किसी फैमिली का भी ले सकते हैं या कोई आउटसाइड? तो हम फैमिली डोनर से ही ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री नहीं है।
बाहर अच्छा। के मुल्कों में डोनर रजिस्ट्री होती है जहाँ पे अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं। हम्म। लेकिन पहली तरजीह हमेशा फैमिली में डोनर ढूंढने को ही दी जाती है। हम्म। सो द एलोजेनिक ट्रांसप्लांट और ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट उन कंडीशंस में किया जाता है जिनमें स्टेम सेल का डिफेक्ट नहीं होता, जिनमें पेशेंट्स के अपने स्टेम सेल्स हेल्दी होते हैं। तो लिम्फोमा एंड माइलोमा जो बाकी दो बीमारियां हैं उसमें लिम्फोमा लिम्फोइड सेल्स का कैंसर है, माइलोमा प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। तो इन हम्म। दोनों बीमारियों में स्टेम सेल्स हेल्दी हैं, तो पेशेंट्स के अपने ही स्टेम सेल्स यूज किए अच्छा। जाते हैं। आखिर अब और फैमिली में से भी अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका वो कोई मैचिंग जो है वो जिस तरह से ब्लड की मैचिंग करनी होती है वैसा कुछ करना होता है इसके साथ? जी बिल्कुल। तो ब्लड ग्रुप मैच होना ज़रूरी नहीं है। HLA टाइपिंग एक टेस्ट होता है जिसमें हम 5 से 6 एंटीजन्स टेस्ट करते हैं पेशेंट के और हम्म। डोनर के, और देखते हैं कि मैच है कि नहीं। तो 100% मैच आइडियल है, हम्म। लेकिन अब हम इतनी एक्सपर्टीज हासिल हो गई है कि अगर 100 से कम परसेंट भी मैच हो, फॉर एग्जांपल 50%, तो उस पे भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और उस ट्रांसप्लांट को हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कहते हैं। अच्छा। ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की ही एक किस्म है या टाइप है। अच्छा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंडिया में एक लाइव शो था, वहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी के लिए कहा कि सलमान खान साहब आपके बड़े फ़ैन हैं, तो लोगों को कहें कि मेरी बेटी को जो है ना ये बोन मैरो की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ ज़रा लोगों से रिक्वेस्ट करें। तो फिर सलमान खान ने अपना टेस्ट करवाया और उसको जो है ना वो मैच किया उसका, फिर वो बोन मैरो उस बच्ची को दिया उन्होंने, और वो इंडिया के पहले बंदे थे, पहला फ़र्द था जिन्होंने अपना बोन मैरो जो है ना आगे किसी को दिया। तो ये इसीलिए मैं पूछना चाहती थी कि ये टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये बोन मैरो मैच हो गया है, फिर उसके बाद जो है ना वो दिया जा सकता है? ऐसे ही है। तो HLA टाइपिंग का टेस्ट होता है और ये मैच हो जाता है तो फिर डोनर से स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और ये प्रोसेस भी बिल्कुल उसी तरह होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे हम ब्लड डोनेट करवाते हैं इसी तरह एक हेल्दी डोनर से स्टेम सेल्स डोनेट होते हैं, और वो स्टेम सेल्स पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, जैसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसकी उसी की तरह। ओके। और पर प्रोसेस हाँ। जी जी। थोड़ा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसमें पेशेंट पहले एडमिट होता है ट्रांसप्लांट यूनिट में, 5-6 दिन की कीमोथेरेपी होती है, और ये जो हेल्दी स्टेम सेल्स हमने कलेक्ट किए होते हैं ये 5-6 दिन कीमोथेरेपी देने के बाद ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। परफेक्ट। चूंकि ट्रांसफ्यूजन के बाद थोड़ी सी मदाफियत कमज़ोर होती है, ट्रांसफ्यूजन्स की नीड होती है अगले 2-3 हफ्ते तक, इसलिए जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट यूनिट में एडमिटेड होते हैं उनका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 3 से 4 हफ्ते का प्रोसेस होता है। ओके। और मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये सहूलत अवेलेबल है? क्या इजीली अवेलेबल है ये सारी फैसिलिटीज़ जिसके बारे में आप बता रही हैं? जी, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में इस वक्त 14 सेंटर्स हैं, 14 सेंटर्स जो ये ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं और अवेलेबल है, और प्रोसेस सबका स्टैंडर्ड है क्योंकि ट्रांसप्लांट इज़ अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। तो सारे हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। अच्छा, चार इनमें सेंटर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एडेड है? बिल्कुल ऐसे हैं। तो 4 सेंटर्स गवर्नमेंट, 4 सेंटर्स सिंध के प्रोविंस में है, 9 सेंटर्स पंजाब के प्रोविंस में है। सिंध प्रोविंस में 2 सेंटर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग जिनके लिए अवेलेबल है। पंजाब के प्रोविंस में 3 से 4 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग अवेलेबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांट। और अगर प्राइवेटली ये किसी ने करवाना हो तो क्या ये बहुत महंगा है, अफोर्डेबल है? इसके भी प्राइसेस का बता दें कि क्या हर इंसान अफोर्ड कर सकता है, ऐसा है? तो देखिए, ज़ाहिर हेल्थ केयर बहुत महंगा है, तो अगर हम ट्रांसप्लांट से हट के भी पाकिस्तान में हम्म। बात करें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ केयर का, क्योंकि हमारे पास बाहर के मुल्कों की तरह इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में फिलांथ्रोपी इतनी है कि हम अगर कभी भी किसी भी पेशेंट के लिए कुछ भी डोनेशन कलेक्ट करना चाहें फॉर एनी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो वो आसानी से कलेक्ट हो ही जाती है। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट आपको बताऊं ट्रांसप्लांट प्रोसेस की या प्रोसीजर की, तो वो तकरीबन एवरेज कॉस्ट जो है वो 4 to 5 मिलियन रुपीज़ है। लेकिन इसमें बहुत सी मरतबा हॉस्पिटल सपोर्ट, कुछ पेशेंट खुद भी करते हैं, फिलांथ्रोपी, डोनर फंडेड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, तो बहुत सारी चीज़ें
मिलाकर ये कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। और हैविंग ये सेड दैट, कितना कोई लंबा प्रोसीजर होता है नताशा जी, कितना तो टाइम लगता है? हाँ, just to complete the previous thing, having said that, ये कॉस्ट जो है, जो भी मैंने कॉस्ट अभी आपको कोट की है, हैविंग सेड दैट, अभी भी हमारे मुल्क में स्पेशली ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बाहर के मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत, मतलब आप यूँ समझें कि 50% ऑफ द कॉस्ट है तो जो कोई कि फिगर बाहर। कोई दे सकती हैं कितनी, कोई एक? 4 to 5 बिलियन रुपीस अगर हमारे पास है, तो बाहर अगर मैं यूएस की एग्जांपल दूं तो 35 to 40,000 डॉलर्स उसकी कॉस्ट होती है हमारे पास। हाँ, तो एज कम्पेयर टू दैट हमारे मुल्क में अभी भी बहुत कम है इसकी कॉस्ट। और अगर हाँ, इतने जो पैसे नहीं है किसी के पास और गवर्नमेंट लेवल पे कराना चाहता है तो वहाँ पे कितना एक्सपेंस आ जाता है, ये भी बता दें आम देखने वाले को। गवर्नमेंट लेवल पे फिर ये कम्प्लीटली 100% फ्री है। ओके, उसका ठीक थोड़ा है। प्रोसेस होता है, जाहिर है वो अप्रूवल के लिए जाता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन एक दफ़ा अप्रूवल आ जाता है तो फिर इट इज़ फुली फंडेड। और ये टाइम कितना लगता है, कितने सेशन होते हैं इसका, क्या सिस्टम रिकवर होने के? तो आइडियली जब एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले कीमोथेरेपी देते हैं, बीमारी को ख़त्म करते हैं और फिर ट्रांसप्लांट के लिए लेके जाते हैं। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस, और डिपेंडिंग ऑन के बीमारी कौन सी है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस टू द एडमिशन इन द ट्रांसप्लांट यूनिट की अगर हम बात करें तो लगभग 2 से ढाई महीना, डिपेंडिंग ऑन के बीमारी कौन सी है, लग जाते हैं। और वंस पेशेंट ट्रांसप्लांट एडमिटेड होता है तो स्टैंडर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं, जिसमें बुखार हो सकता है लेकिन जाहिर है वो ट्रीटेबल है, ट्रांसफ्यूजन की नीड है वो ट्रीटेबल है, ये इस प्रोसेस को 3 to 4 वीक्स लगते हैं। और अर्लियर भी डिस्चार्ज हो सकते हैं पेशेंट्स, लेकिन 3 हफ्ते से कम का वक्त नहीं लगता। मिनिमम टाइम 3 वीक्स, मैक्सिमम टाइम 4 वीक्स ऑफ एडमिशन ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा, और एक और सवाल कि बोन मैरो किन पेशेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लगना है? तो अगर आप गालिबन स्टेम सेल्स की बात कर रही हैं, तो अब हम स्टेम सेल्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं डोनर से या पेशेंट से फॉर ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, वो सारी की सारी अब पेरिफेरल ब्लड से ही करते हैं। हमें एक्चुअली बोन मैरो का प्रोसीजर करके स्टेम सेल्स नहीं निकालने पड़ते, क्योंकि अब बहुत सारी इंडिकेशंस में जो जिस तरह हम खून का सैंपल ड्रॉ करते हैं उसी तरह हम स्टेम सेल्स भी निकाल सकते हैं, और हम ज़्यादातर अब उसी तरह निकाल रहे हैं। चंद एक बीमारियां रह गई हैं जिसमें हम डायरेक्टली बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकालते हैं। तो जो ये 3 बीमारियां जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है, खून के कैंसर, उसमें अब हम खून का टेस्ट जैसे हम पेरिफेरल ब्लड से लेते हैं, उसी जगह से हम स्टेम सेल्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। जाहिर है उसमें दवाएं देनी पड़ती है, स्टेम सेल्स की मिकदार बढ़ानी पड़ती है ब्लड में, फिर एक लाइन डालनी पड़ती है, और एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें डोनर या पेशेंट एक मशीन से कनेक्टेड होता है और 2 से ढाई घंटे में स्टेम सेल्स निकल आते हैं। लेकिन ये एक बहुत आसान सा और कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसेस है, इसमें डोनर को कोई खतरा या मसला नहीं होता। ओके। तो हाँ, तो बिल्कुल जैसे जिस तरह मैंने कहा, इट्स जस्ट लाइक अ हेल्दी डोनेशन। जैसे हम एक डोनर को कहते हैं ना, ब्लड आके डोनेट करें, आप प्रोसेस वही समझें कि स्टेम सेल्स भी इसी तरह डोनेट होते हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर मुख्तलिफ है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, स्टेम सेल डोनेशन। परफेक्ट, थैंक यू सो मच नताशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी अच्छी रहनुमाई की है। हम एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आपके लिए ही हैं, तो स्टे ट्यून। आ जाए, आए, गले लग के दिखाया अब आप मुझे, अब आप मुझे गले लग के दिखाए। कबड्डी मेरी बात चले, सोशल मीडिया पे कबड्डी तो हो रही है, क्या चल रहा है? शुक्र है मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ये मेरा सैटेलाइट का शो है। हाँ, शुक्र है ना? हाँ, सही वरना बात जो है। सोशल मीडिया पे जो खिचड़ी हो रही है ना, है भाईजान, क्या हाल है? ठीक है? उफ अल्लाह, वो कहते हैं ना, ईट उठाओ सेलिब्रिटी निकलता है। हाँ। तो आप तो देखते मैं कोई पका रही होती होंगी, हाँ। तो वो अंदर से ढक्कन हटा के एकदम से देखती होंगी सेलिब्रिटी निकलता होगा, सारे। और वो एकदम से कहता है मेनू वायरल करो। हाँ, ये तो दौड़ चल रही है। मेरी बात सुने, वायरल एक डिजीज होती थी, नहीं सही माँ जी? बात है, हाँ। तो ये जो डिजीज है वो अब आजकल हर बंदे में फैल गई है। बंदा कहता है मेनू वायरल करो।
कितनी पते की बात की है फिजा ने, वायरल तो एक अब डिजीज होती थी। सही बात है, खत लिखना है आपने। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हो। सही कह रही हूँ। हाँ, आज भी मैं एक और वायरल डिजीज इसके ऊपर बात करने लगी हूँ, ठीक है ना। खुदा का खौफ करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे आप जिस पे बात करने लगी हल्की आंच में मैं लोगों को बता देती हूँ। देखिए मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया नईमा जी का, इसलिए क्योंकि ये तो फैमिली का हिस्सा है। फिर अब शी इज़ अ गुड नेम। देखिए वायरल होने के बहुत से तरीके होते हैं, ये भी वायरल है, मगर इन्होंने अपना नाम आज अपनी कबड्डी वायरल होगी। हाँ वही तो बात है। मैंने कहा वायरल होने के तरीके होते हैं। हाँ, आपने अपने काम से, अपने हुनर से लोगों को एक उनका एतमाद जीता, और वहाँ से आप वायरल हुई हैं। लोगों ने आपकी चीज़ों को इस्तेमाल किया, अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा चेंजेस देखा, तो फिर सेहत में चेंज देखा, तो फिर लोगों ने आपको वायरल कर दिया। एक ये वायरल का तरीका भी सच्चाई से वायरल हुई हूँ। सही बात है, अपने काम से ना, अपने काम से बिल्कुल ठीक है। और एक वायरल होने का तरीका वही मैंने जो आपको बताया, मैनू वायरल करो। अच्छा, जो आज का वायरल टॉपिक है ये आप ही बताएंगी। नईमा जी हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट, और वो आपको भी सब कुछ बताएंगी कि आज का शो बड़ा ज़बरदस्त है, नॉट टू मिस वाला है। क्यों बताइएगा? वो इसलिए नॉट टू मिस वाला है कि देखिए आजकल ना लोगों के, वही वायरल से मैं स्टार्ट करूंगी कि आजकल वायरल है ये कि जवान हो जाओ, यंग हो जाओ, ये ट्रीटमेंट करवा लो, वो ट्रीटमेंट करवा लो, फलां क्लिनिक पे चले जाओ, फलां क्लिनिक पे चले जाओ। लेकिन क्योंकि मैं क्लिनिक घर में ही बना लेती हूँ, अच्छा, मैं क्लिनिक किचन से ही निकाल लेती हूँ। मेरा जो किचन क्लिनिक है मेरा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो सस्ते जो वायरल डिजीज चला हुआ है ना आजकल के, विटामिन सी, बुटॉक्स, और आप चांद की तरह चमकेंगे, और आप क्या कहते हैं सबसे खूबसूरत नजर आएंगे। तो मैं आज आप लोगों को ना बिल्कुल ही कम डेज में और बिल्कुल ही कम खर्चे में, 1 रुपए में, 2 रुपए वाला भी सीजन मेरा खत्म हो गया, 1 रुपए में, 1 रुपए में इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अमल करेंगे ना, एक खाने की चीज है, एक पीने की चीज है, आप चांद की तरह चमकेंगे। अगर आपकी शादी है तो आप शादी वाले दिन कोई नजर आएंगे, ठीक है। रंग गोरा करने रंग गोरा, स्किन टाइट, नईमा जी, ओहो, रंग गोरा, स्किन टाइट, ठीक है। अगर आप डायबिटिक हैं तो प्री डायबिटिक में आ जाएंगे, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपको पिछली दफा मैंने रिपोर्ट्स दिखाई थी ना अपनी, तो मैं अपना ही डाइट प्लान एक लेके आई हूँ, ठीक है, कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ये होगा कि आजकल जिस तरह फॉग और स्मोक का मौसम है ना, कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि उठ के चलने से भी आवाज़ार हो रहे हैं, कि जो खास तौर पे जो मरीज है, तो उनके लिए ये है कि आज इस तरह का एक डाइट है, और एक इंशाल्लाह कहवा है, ठीक है, और एक बादशाहों वाली स्टीम है, सुलेमानी स्टीम, ठीक है। अच्छा, सुलेमानी भाप लेके आई हूँ। एक तो आपने सुलेमानी टी बताई थी जो कि जी उसी टाइप की ना, मैंने अपने घर में, हाँ जी सुलेमानी कहवा, उसी टाइप की ना मैं वो चीजें लेके आई हूँ कि जो आजकल वायरल हैं, ठीक है, वायरल डिजीज में आती है कि आजकल आपको सांस का मसला हो रहा है, ठीक है, आपको स्मोक और फोक का मसला हो रहा है, फिर जो क्या कहते हैं कि एक लगी हुई है ना बीमारी, वो है गोरा रंग करने की, स्किन को यंग करने की, तो ये सारे तरीके आज आपको बिल्कुल 1-2 रुपए में ही मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या बात। अच्छा, जो गोरी लड़कियां होती हैं उनको सांवली लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं कॉलेजेस में, मैंने ये मोस्टली देखा है। और जो गोरी लड़कियां नहीं होती हैं, थोड़ी सी सांवली, थोड़ी सी टैन कॉम्प्लेक्शन की होती हैं, जो पैदा ही ऐसी होती हैं, वो अगर उनकी सहेलियाँ स्कूल कॉलेज में थोड़ी सी गोरे रंग की हैं तो वो उनसे बहुत इंस्पायर होती हैं, बहुत पसंद करते हैं। और मैंने देखा रिश्ते भी उन लड़कियों के बहुत ज़्यादा आते हैं जो जिनके रंग गोरे होते हैं। पहले तो एक बात कह दूँ, फिर हम यहाँ पे सिखाएंगे भी आपको गोरा रंग करने की जो नुस्खे होते हैं, मगर छोटी सी बात ये कि अल्लाह ताला ने जैसा भी आपको बनाया है ना, बस कॉन्फिडेंट रहे। एक 1 टोन स्किन होनी चाहिए जिसमें बहुत चिट्टा और काला इज़ नॉट द मैटर, बट क्योंकि जिन लोगों को बहुत शौक है तो वो फिर क्लिनिक से बेहतर है कि अपने घर पे हर्बल तरीके से, जिसका कोई नुकसान नहीं है, रंग को अगर गोरा करना चाहते हैं, कुछ बच्चियाँ करना चाहती हैं, तो फिर आफ्टर दिस ब्रेक, शॉर्ट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नईमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको पता है जब वो हमारे प्रोग्राम में हो तो आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे आज, और एक ज़बरदस्त टोटके के साथ अभी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो कि रंग गोरा करने के ऊपर बेसिकली आज हमारा शो है। तो जो बच्चियाँ ये देख रही हैं तो ख़ास तौर पे कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएँ ताकि लिख लें, और आज इस्तेमाल करके फिर हमें कॉमेंट में बताएं ज़रूर कि नुस्खा आपको कैसा लगा। जी नईमा जी, सबसे पहला नुस्खा क्या होने जा रहा है और किस पे होने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहला एक वो पिछले दिनों मूवी चली थी, याद है आपको, कि जवानी अब नहीं आनी है ना। हाँ। लेकिन आज का जो ये मेरा मास्क बनने लगा है ना, इसमें मैं ये कहूंगी कि जवानी अब नहीं जानी। अब आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। आज ऐसा एक बहुत पुराना, ठीक है,
बहुत ही पुराना। जो पुरानी हैं औरतें वो तो ख़वातीन वो तो समझ जाएंगी, क्योंकि आजकल ना इससे हम दूर चले गए हैं। अच्छा। इससे हम आगे चले गए हैं, इसलिए ये चीज़ों को छोड़ दिया तो फिर आर्टिफिशियल की तरफ चले गए। हाँ। अगर आप इसी असल पे रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जो स्किन है ना वो हमेशा टाइट रहेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि जवानी अब नहीं जानी, आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। ये जवानी अपनी जानी वाला नुस्खा है। हाँ, देखें गौर से, देखें गौर से, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा केला, ठीक है। केला भी कितना, आधा लेना है आपने, एक टाइम के लिए मैं बता रही हूँ। केला अकेला पूरा नहीं, आधा लेना। हाँ, केला अकेला नहीं, आधा लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं मैश ऐसे। बहुत ही अच्छा, स्किन टाइट, एंटी एजिंग, और आप कहें कि स्किन को ना जवान रखने वाला, सदा जवान रखने वाला ना आपका ये मास्क बनेगा। नजर आ रहा है? हाँ। अब प्लेट पे क्लोज कीजिएगा बेटा। ये देखो, ये ना, ओके, ठीक हो गया। ये देखो, ये अच्छे तरीके से मैश कर ले, किसी से भी कर लें, ठीक है। मेरे पास ये मैशर है, आप कर सकते हैं इससे। क्या है आपके पास, फोक है, हाथ है, किसी चीज से भी कर सकते हैं। हाँ। ये देखें, ये ओके, ये नजर आ रहा है मेरा ख्याल है अब, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से हमने मैश कर लिया। आप यकीन मानिए, आप करेंगे ना, आप भूल जाएंगे महंगे से महंगे जितने भी ट्रीटमेंट है, ये भी और इससे अगला भी। वाह, ठीक है। ये देखें, ये हमने ये डाल लिया है इसके अंदर। और अगली चीज जो जाएगी बहुत ही कॉमन, जिससे पहली खवातीन मूड होया करती थी, बेसन। बेसन। देखा, समझ गई, ठीक है ना। इसका मतलब आपका ताल्लुक, मैं तो आज भी धो लेती हूँ। आज भी धोना चाहिए, धोना चाहिए। देखिए, इतना सा हमने डाला है बेसन। इसमें कितना लगा है पैसा आपका, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 रुपया, ठीक है, 2 रुपये भी नहीं है। फिजा, आप ये मास्क सिर्फ दिन में एक बार, ये डेली कर सकते हैं, ठीक है ना। हम महंगे जो सीरम लेते हैं ना, कई सीरम, इसमें आपने कुछ पानी वानी नहीं डाला? नहीं, कोई चीज ही नहीं डाली है, बस आलू। ये देखें, जैसे हम करते हैं उसी तरह केले को मैश करना। केला, ये देखो, ये किस तरह इसके अंदर ये लेस आ गया है। देखें आप लोग, दिखाएं इसको, ये देखें, ये उठाऊंगी ना, देखिए इसके अंदर कैसे लेस आया है, नजर आ रहा है ना। इस तरीके से ये, क्योंकि केले के अंदर ना खुद ही इलास्टिसिटी इतनी होती है, आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट, बिल्कुल आप कहेंगे रिंकल फ्री कर देगा। वाह, रिंकल फ्री कर देगा। बुटॉक्स जिसको हम बोलते हैं ना कि बुटॉक्स करवाते हैं, बुटॉक्स फिलर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुटॉक्स और फिलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वाकई इसमें कितना लेस। हाँ, ये देखें ना, ये लेस आपको नजर आ रहा है, ये देखें। आप इसको कैप्चर करें, ये देखें इस तरीके से। ये आपकी स्किन को, एक तो ये है कि टाइट करेगा, दूसरा ये है कि आपकी स्किन के ऊपर, जिस तरह एक बच्चों वाली स्किन नहीं होती, प्लम, बिल्कुल फरवा जिसको बोलते हैं, फूले फूली से, बुटॉक्स जिसको आजकल बोलते हैं, बुटॉक्स फिलर इसीलिए करवाते हैं, प्लम करा देंगे। हाँ, प्लम करवाते हैं। तो ये प्लम कर देगा, कुदरती, ये कुदरती प्लम करेगा। मैं अब आप लोगों को हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये लगाना किस तरीके से, अच्छा, लगाने का थोड़ा सा तरीका नोट करें, ठीक है। लगाना इस तरीके से है, जिस तरह हमने, एक तो पहले होता है ना कि बेसन से हम मुंह धो लेते हैं, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा दही में मिलाया, पानी पे या सिंपल खड़े हैं टैप वाटर पे, तो आपने मिक्स किया, फेस पे लगाया और मुंह धो लिया। एकदम से देखते हैं किस तरह ब्राइटनेस आती है फेस पे, किस तरह टाइट होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको ना लगाने का, क्योंकि ये एंटी एजिंग मैं बता रही हूँ, ये मेरा जो है कि मैंने बताया ना कि जवानी अब नहीं जानी, तो बताए हुए तरीके से आपने अमल करना है, ठीक हो गया। ये लगाना कैसे है, इस तरीके से, लेट्स से आपने फेस पे लगाया है, फेस पे लगाने का एक तो बताते ना कि आपने जो मसाज वो अपर डायरेक्शन में करना है, ठीक है। आपने लगाना भी इसको इसी तरीके से, अच्छा, लगाना भी इस तरीके से, इधर से ये लगाना है ना, तो आपने यूं ऊपर की तरफ लगाना है, ताकि आपके ये जो मसल्स हैं ये टाइट हो, जैसे प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है एक्चुअली, जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपने लगाना है, ऐसे, इस तरह नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है ना। आपने यूं लगाना है अपने मसल्स को, और इसका फिर आपने तकरीबन देखिए, थोड़ा सा जब आप जाते हैं, घर से निकलते हैं, पैसा जेब से निकालते हैं, निकलने का भी टाइम, उधर बैठने का भी टाइम, आखिर 5-6 घंटे आपके लगते हैं ना, जब भी आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और इसके लिए सिर्फ आप 30 मिनट निकालें डेली, वाह, सिर्फ 30 मिनट। मगर ये डेली करना है? डेली करें ना, क्योंकि देखें बाकी जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट आप करवाते हैं ना, उनको डेली नहीं करवाना पड़ता, वो एक टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद फिर आपको रिपीट करवाना पड़ता है। 30 मिनट रोज, अगर कहीं दावत पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अगर आप इंस्टेंट चाहते हैं, ठीक है ना, इंस्टेंट चाहते हैं, इंस्टेंट ग्लो आएगा इससे, ठीक है, इंस्टेंट ग्लो आएगा। उसके लिए आपको मसाज करना पड़ेगा, ठीक है, मसाज करना पड़ेगा अपर डायरेक्शन में। लेकिन इसको रिमूव करने के बाद आप ग्लिसरीन से कर लें, आप कैस्टर ऑयल से कर लें, क्योंकि कैस्टर ऑयल मैं समझती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्किन के तीनों बैरियर को प्लम करने के लिए। क्या बात है, हाँ, ठीक है। स्किन के एक न्यूज़ की ब्रेक है, इसको बता दें, फिर रिमूव करना है। हाँ, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अगला जो मैंने बताया ना कि अगला मैं एक सीरम पी भी सकते हैं आप, उसको लगा, पीने का भी है और लगाने का भी, दोनों सीरम। न्यूज़ की ब्रेक के बाद बताते हैं। स्टे ट्यून, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कॉल्स बड़ी आ रही है बस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और एक और नुस्खा जो कि आपने कहा सीरम बताएंगी, कुछ पीने के लिए सीरम बनाएंगे एक हम, ठीक है। हाँ। वो पिए भी गए और हम लगाएं भी गए, ठीक है। हाँ, तो वो केले अगर के आप ये 14 दिन का, ठीक है। हाँ, केले के मास के बाद ये पूरा ना 14 दिन का है। अगर आपकी शादी है, आपकी दोस्त की शादी है, आपकी रिलेटिव कोई भी इवेंट है, ठीक है ना, अब जिस तरह, तो आपने 14 दिन लगातार करना है। 14 दिन के बाद आप उस फंक्शन में, चाहे आप दुल्हन है, चाहे आप दुल्हन की दोस्त, आप क्वीन लगेंगी। ओहो, ठीक है, क्वीन वाली लुक आएगी आपकी। अब वो बनेगा किस चीज से, ये पूछो। इस चीज से, ये देखिए, इस बेचारे को या तो शकरकंदी पे डाल के खाया जाता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, वैसे मुझे टिंडा लग रहा था। ये टिंडा नहीं लग रहा, ये कच्चा माल्टा है, ठीक है। मुझे लगा टिंडे पड़े। ये विटामिन भाई जी कहाँ से माल्टा, और सब मुझे पता है सौदा यही लेके आते हैं। हाँ, यही लेके आए। ये देखें, इसका बेचारे का जो तारुफ है ना, ये है या तो हम शकरकंदी पे यूं डाल के खाते हैं, हाँ, या अमरूद पे, ठीक है ना, या छलियों पे, इस तरह लगता है। अच्छा। लेकिन विटामिन सी जितना इसके अंदर है ना, हाँ। इतना पक्के हुए माल्टे में नहीं है। क्या बात है? ये मैंने आजमाया है, ठीक है। मैं तो आपको पता है, मैं रिसर्च करके बताती हूँ, ठीक है। बताया कैसे है, मैंने इसका कोई टेस्ट तो नहीं ना किया, मैंने इसको आजमाया। हाँ। ठीक है। जो विटामिन सी का मुझे रिजल्ट 20 दिन में मिलना था, उसका 10 दिन में मिला। अच्छा, इसमें ज्यादा मिकदार में। कहते नहीं है कि जो जानवर भी लेना, गोश्त बनाना, वो जरा यंग सा हो, पठीरा सा हो, मुर्गा जो लेना वो छोटा सा हो, ठीक है। तो ये भी फुल यंग है इस टाइम पे, ठीक है। जब वो बड़े बड़े होके पहुंचेंगे तो उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी। अच्छा। विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, इसको ले आए, अब इसे इस्तेमाल शुरू कर दें। 14 दिन के बाद आप खुद फोन कर करके बताएंगे कि हाँ जी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, पहले पीने का कर लेते हैं, ठीक है। पीना कितना है डेली ये नोट कर लें आप, ठीक है। इसलिए आज मैं ये मेजरमेंट लेके आई हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ना, कितना मजे का आ गया ना रस, और साथ में मुंह में पानी आ गया। हाँ। देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी। बिल्कुल। पीने में मौसमी नहीं है ये, जो माल्टा नहीं होता है, मजे का है, खट्टा। विटामिन सी है ये पूरा, मीठा भी है, थोड़ा मीठा, खट्टा मीठा सा है ना, बहुत मजे का है। ये देखिए, आपने वो वाला मास्क लगाना है, ठीक हो गया। एक माल्टे का जूस डेली लेना है फिर, ठीक है। हाँ, इसका ये ना हो कि एक दिन ले लिया और 2 दिन ना लिया, सस्ते से मिल रहे हैं आजकल, अच्छा, मार्केट में। लो, ये बन गया हमारा 30 ml। नोट कर लें इसको, ठीक है। 30 ml आप डेली इनटेक करें। सादा ऐसे बिल्कुल। इसमें चाहे तो थोड़ा सा काला नमक डाल लें, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है। लगेगा, हाँ। अच्छा लगेगा, ठीक है। ये 30 ml जो है आपने डेली इसको पीना है। अच्छा। 14 दिन लगातार। वो मास्क लगाना है, हाँ। ये पीना है, और साथ में इसी के अंदर हम बना देते हैं अब सीरम। ये मैंने आपको पीने का बता दिया, ठीक हो गया ना। अब हम इसके अंदर लेंगे, चलो ये लेट से ये 30 ml है आपका, आप पूरे हफ्ते का ये बना के रख लें। तो 30 ml ही हम इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा जेल। अच्छा, आप मतलब विटामिन सी का सीरम बनाने जा रही हैं? एक्चुअली विटामिन सी भी, ठीक है ना, स्किन को साथ में हाइड्रेट भी करेगा आपके, और स्किन को ब्राइट और टाइट, क्योंकि विटामिन सी जो है ना, वो ऐसा है कि जो हर बंदा लगा सकता है, मर्द खवातीन सब। एक तो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, स्किन को यंग करता है, और स्किन के ऊपर जितने भी आपके पिगमेंटेशन है चाहे, ठीक है, 60 तक। क्या डाल रही है ये एलोवेरा जेल, ठीक है। ये देखो, ये एलोवेरा जेल डाल दिए मैंने इसके अंदर। ये आपका ना एक थिक जिस तरह कहते हैं ना कि उसकी एक जो शक्ल होती है उसकी सीरम की, वो सीरम की शक्ल आ जाएगी। इसके बाद की केयर भी मैं आपको बताऊंगी। ये अब आपने डालना है इसके अंदर। अच्छा, अगर ये हम बाजार का जो अच्छे ऑर्गेनिक कंपनीज के मिलते हैं वो ले लें, है ना? हाँ, आप बेशक फ्रेश ले लें। देखिए, ये फ्रेश है तो ये मैं तो घर में बनाती हूँ ना। तो फ्रेश से खराब तो नहीं होगा? नहीं, ये भी तो फ्रेश है ना, फ्रिज में रख लें। अच्छा, 5-6 दिन, हाँ, फ्रिज में रख लें। ये देखें, ये बन गया आपका। अच्छा, तो सुने फिर फ्रेश ही ले लीजिएगा। ये तो जितनी मजे की चीज है, जितनी मजे की ये चीज है, ताज़ा ही मुंह पे लगे। ये देखें, ये अब आप नोट करें, ठीक है। ये फिर रिंग उतारूंगी मैं, ये ले। अच्छा, विटामिन सी जो है ना, मोस्टली रात को लगा के सोया करें, उससे ये होता है कि पूरी रात विटामिन सी काम करता है आपकी स्किन काम करता है ना। अब ये वो विटामिन सी है। देखिए, अब आपने बता दिया ना, आपने वो बताया कि जो हम मार्केट से लेते हैं, ठीक है ना, वो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये वो वाला विटामिन सी आप धूप में लगाएं, आप चूल्हे के सामने लगाएं, आप मेकअप से पहले लगाएं, मेकअप उतारने के बाद लगाएं, दिन में 10 बार लगाएं, ठीक है। भी हो गया तो जल्दी हो गया ना। अब देखिए, ये स्किन के अंदर अच्छे तरीके से, ये हाथ लगा के
पेनिट्रेट हो गया। अब इस ये देखिए थोड़ी देर में और 5 मिनट के बाद ये फुल ड्राई हो जाएगा, आपकी स्किन के अंदर कंप्लीट पेनिट्रेट हो जाएगा। आपकी स्किन के ऊपर जितने दाग धब्बे झुर्रियाँ छाइयाँ डिस्कलरेशन या आपके पिगमेंटेशन, ठीक है, ये हर एक को आहिस्ता आहिस्ता इस सीजन के अंदर अंदर आप टारगेट कर लें कि ये मैंने खत्म करनी है, अपनी पिगमेंटेशन जितनी भी है, जितने हमारे ब्राउन स्पॉट है कुछ भी सारे खत्म करने हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम अब मैं यही बताने लगी थी, अब मैं यही तो बताने लगी थी आपको कि आपने ये करना कि देखिए ये बिल्कुल अब स्किन मेरी ड्राई हो गई है, दोनों चीजें स्किन के अंदर अब बिल्कुल ड्राई हो गई है, चिप चिप भी खत्म है, चिप खत्म है। इसके ऊपर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं, मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर जो है नेचुरल अगर आप लगाएंगे तो वो ग्लिसरीन है। इस सर्दियों की तो मैं कहती हूँ सर्दियों की तोहफा है। मैं आपने ग्लिसरीन लगा के उसके ऊपर या फिर देखे ना कोई फील हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तो सुनिए, ग्लिसरीन इसके अंदर भी ऐड किया जा सकता है? इसके अंदर अगर ऐड करेंगे ना तो फिर ये अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। ऊपर बाद में लगाएं, पहले जस्ट करा दें। हाँ, एज ए आप मॉइस्चराइजर लगा लें, या इसके ऊपर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं आप सन ब्लॉक लगाएं, ठीक है, इसके ऊपर सन ब्लॉक भी लगा सकते हैं आप। सन ब्लॉक लगाएं, आप रिपीट करें, जब मुंह धोएं जब ये सीरम को लगाएं। आप इतना सारा ये बना के रख ले, तकरीबन 10 दिन का 14 दिन का इकट्ठा भी बना सकते हैं, फ्रिज में रखें, फ्रिज में खराब नहीं होगा, क्योंकि देखिए नेचुरल चीजें ना, ऑर्गेनिक चीजें हैं कि ये है कि बाहर रखेंगे तो स्मेल ना कर जाए या खराब ना हो जाए। तो आप डेली बनाने से बेहतर है कि आप उसको रखें फ्रिज में और हर वक्त इस्तेमाल करें। अच्छा, और मुझे एक और चीज लगती है कि नींबू तो डायरेक्ट अगर चेहरे पे लगाते हैं तो वो इरिटेट करता है, ये नहीं करेगा कभी भी, है ना? बिल्कुल भी नहीं इरिटेट करेगा, बिल्कुल भी। ये देखिए ना, हाथ आपके एलोवेरा भी है इसके अंदर, बिल्कुल हाथ आपके, अच्छा मर्द खवातीन बच्चे बड़े बूढ़े सब लगा सकते हैं इसको। आप इसको पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, ठीक है, नहाए है ना, नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे लगाएं। ये पूरा आपका बॉडी को व्हाइटनिंग करने का सीरम बन गया है। क्या नहाने चले गए? ओह अल्लाह, वो तो नहाने चले गए। हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब किचन के सेगमेंट में भी कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि आपको देखना लाजमी है। नईमा जी, क्या क्या चीज़ें हैं? मुझे तो अनार दिख रहा है, मुझे तो इतनी कटी हुई रंग बिरंगी सब्जियां दिख रही हैं। ये रंग बिरंगी सब्जियां देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हरी सब्जियों का ना सही मौसम आया हुआ है। हाँ। ठीक है ना, हरी सब्जियां ही हरी सब्जियां नजर आएगी। साग है, पालक है, बातू, मेथी, हाँ। हरी प्याज, शिमला मिर्च, ब्रोकली, हर चीज। हाँ। हरी सब्जियों का इस्तेमाल इस टाइम पे बहुत ज्यादा करें आप। अच्छा। क्योंकि जिस तरह हमारे बॉडी को जिस तरह हम कहते हैं ना ऑक्सीजन लेते हैं, इसी तरह ये हमारे खून को ऑक्सीजन देता है। इसके अंदर क्लोरोफिल है और मिनरल्स, विटामिन, फॉस्फोरस, हर चीज, और सबसे बढ़ के इसके अंदर फाइबर है। ठीक है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर आपका वेट लॉस होगा, वेट रिड्यूस होगा, वेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जो कोरियंस हैं वो आपने देखा है ना, जितने भी हैं वो चावल की जगह ये कैबेज ही खाते हैं। ये कैबेज ही खाते हैं। देखिए मैंने कैबेज ना 2 तरह की ली है। अच्छा। ये वाली ली है, साथ में मैंने ये लाल वाली भी ली है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर फाइबर बहुत है। सर मैंने पिछले आपके शो में बताया था ना कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि मेरी डाइट आजकल ये है। अच्छा। तो इसलिए, और बहुत लोगों का फीडबैक आया वो देखने के बाद कि हम भी फॉलो कर रहे हैं। आप जाके प्लीज आप फिजा के शो पे ही बताइएगा। तो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ। ये ना सिर्फ आपका शुगर मेंटेन करेगा, क्योंकि मेरी तो है ये डाइट। हाँ। ठीक है, मैं साथ साथ में आप लोगों को चले बताती भी हूँ, काम भी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, खूबसूरती का भी राज यही है कि इंसान सब्जियां खाए, सब्जियां खाए। ठीक है ना, इससे चेहरे पे आता है ना, नुमाया होता है, चेहरे पे आता है। ये वाहिद सब्जी एक ऐसी, मैं कहती हूँ कि ग़िज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, एक ऐसी नेमत है कि जो आप खाते हैं तो आपके मुंह पे निकल के आती है, मुंह बताता है, आपका कलर फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना सा बस सिर्फ सौते करना, हमने इसको ज्यादा नहीं करना। ठीक है, ये इतनी जो सब्जी है ना मैं 2 दिन में खाती हूँ, 1 दिन में नहीं खाती हूँ। ठीक है, इसको हम देसी घी, ऑलिव ऑयल, खोपरे का तेल, जिसमें हमें पसंद है, जैसे मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने डालनी है ये बिस्मिल्लाह। थोड़ी तो सी करना आपने सौता ही है, सौते करना है बस। ठीक है, इसके अंदर है कौन कौन, साथ साथ में मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये है रेड वाली कैबेज, ये है ग्रीन, ये है ग्रीन प्याज, आप नोट करते रहें। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी है गाजरें। हाँ, गाजर के साथ है ये शिमला मिर्च, ये है ब्रोकली। ठीक है, अगर ब्रोकली किसी के पास नहीं है, लेट्स से, क्योंकि हर कोई देखता है ये देखिए कितना खूबसूरत सा, ये बहुत ही ये नहीं है कि बन नहीं सकती, अगर ब्रोकली नहीं है तो बाकी भी तो चीज़ें। आप ब्रोकली की जगह मैं बताती हूँ पुदीना धनिया ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ, पुदीना धनिया ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके साथ में ये होती रहेगी फिजा, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये खाने से एक तो आपका पेट भरा भरा रहेगा। ठीक है, आपको खाने की तलब नहीं होगी। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, वो साथ साथ में इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मतलब ये आपका चावल और रोटी दोनों है? दोनों है, आपके चावल रोटी दोनों है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि मैं तो रोटी खाती हूँ,
क्योंकि मैं तो रोटी लवर हूँ, खाना खाती हूँ मैं। आप इधर आ जाए, मैं उसको चलाती रहती हूँ। हाँ, आप इसको चलाएं। तो ठीक है, इसके साथ ये है फिजा कि मैं जब कहवा लेती हूँ तो उसके साथ भी ये ले लेती हूँ, एज स्नैक्स भी लेती हूँ। अगर रोटी मैंने खानी है, जो कि बहुत टाइम बता चुकी हूँ कि मैं जो की रोटी खाती हूँ, थोड़ा बहुत उसके अंदर बेसन या जायके में इतनी अच्छी है। मैंने अभी रिसेंटली शुरू की है, बहुत अच्छी मैंने बताया था, मुझे आज मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए। जायके में तो मैं कहती हूँ जौ की रोटी तो बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, तो उसके साथ ये होता है कि उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप चाहें, ठीक है, तो इसके अंदर अंडा डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे? हाँ, नहीं, आप अंडा बॉईल करके भी डाल सकते हैं, आप अंडा वैसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका बन जाएगा कि अंडे के साथ एक ऑमलेट टाइप बन जाएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ, अंडा इसके अंदर आ जाएगा। चाहे अगर आप लोगों ने प्रोटीन लेना है तो इसके अंदर आप उबले हुए चने डाल सकते हैं, उबली हुई बीन्स, कोई भी लोबिया डाल सकते हैं, या आप चिकन डाल सकते हैं। ठीक है, रेड बीन्स, गोश्त, कोई भी चीज़। लेकिन मैं ऐसे लेती हूँ, देखें, जो डायबिटिक हैं वो इंशाल्लाह प्री डायबिटिक हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। 3 टाइम इसको खा लें इतने को। अच्छा। अगर आप प्री डायबिटिक है तो इंशाल्लाह नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगी तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएंगी। ठीक है, इसके अंदर अच्छा अब आपने करना क्या है, इसके अंदर हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली है। ठीक है, हरी मिर्चों की जगह मैंने डाली है, मैंने एक सॉस बनाई हुई है। ये कोई बात नहीं, ये तो शॉर्टकट पकड़ लिया, मैं इसको नहीं पकड़ सकती। आप भी ना पकड़े, ये नहीं है यार। अच्छा, ठीक है, देखिए ये मैंने ना एक सॉस बनाई हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में सॉस बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। मैंने इसके अंदर क्या डाला है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ठीक है, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगेनो, ये चीजें डाल के, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पाउडर डाला हुआ है। ये दिखा दें अंदर से, ये दिखा दें, मैं इसे डालते हुए मैं दिखा दूंगी या प्याली में डाल के दिखाऊं? दिखा देंगे प्याली में। ये देखें इसका, ये देखिए टेक्सचर ऐसे बनेगा, ये टेक्सचर ऐसे बनेगा। ठीक है, चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अनारदाने का थोड़ा सा, इसके अंदर अनारदाने की चटनी बनाई हुई है मैंने, आप ये कह सकते हैं, और थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका। अच्छा, हाँ, ये चीजें मैंने इसके अंदर डाली है। बेसिकली ये लाल चटनी आपने तैयार की है, लाल चटनी मैंने तैयार पुलाव वगैरह के साथ इसके अंदर अगर आपने डालनी है ब्लैक पेपर और सॉल्ट, हाँ, तो फिर आपने ये नहीं डालनी, मैं फ्लेवर चेंज करती हूँ। वो तो देखिए बताने की चीज थी, मैंने बता दी। सम टाइम ऐसा हो कि आपका दिल चाह रहा तो आपने सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर और कोई चीज नहीं डाली। किसी टाइम आपने चिली फ्लेक्स डाल दी, कोई फ्लेवर चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि फ्लेवर चेंज करके आप खा सकते हैं ना। ये देखिए, ये अब इसके अंदर डालेंगे हम इतना सा, इसका फ्लेवर देखना अब कितना अच्छा आएगा। हाँ, बस आप इसको करें। इसको खाना अब किस तरीके से है, आप लोगों ने चाहे तो आप बाउल में प्याली के साथ, ठीक है, आप इसको आराम प्याली में डाल के चम्मच के साथ खाएं। ठीक है, साथ में आप एक ग्रीन टी का कप ले लें, ठीक है, या आप दूध भी ले सकते हैं थोड़ा सा ठहर के। दूसरी चीज में ये है कि जिस तरह मैं खाती हूँ रोटी के साथ, ठीक है। अच्छा। हाँ, रोटी के साथ मैं ये करती हूँ कि रोटी के अंदर सम टाइम उसका मैं सैंडविच बना लेती हूँ अपने आप को करने के लिए कि मैं भी कोई एक क्या कहते हैं रैप खा रही हूँ। ठीक है, आजकल बच्चे सारा रैप खाते हैं, ठीक है ना, ये हमें चाहिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चाहे तो आप राइस बॉईल करके, ठीक है, मैं राइस खाती हूँ, ठीक है, मैं रोटी खाती हूँ फिजा, मैं इनकार नहीं करती, सब कुछ खाती है। अल्लाह ताला ने खाने की चीजें बनाई हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं आर्टिफिशियल कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती, कोई मल्टीविटामिन मैं नहीं लेती। अच्छा। उसकी देखिए, अब इस बॉडी को पूरी को तमाम चीजों की जरूरत है। ठीक है, कोई चीज हमारे ऊपर बंद नहीं कर दी गई है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इत्तेदाल में रह के खाएं। अगर आप पेशेंट हैं तो आप खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं ना, मॉडरेशन। लेकिन आप उसकी टाइप चेंज कर लेना। जिस तरह मैं राइस बॉईल कर लेती हूँ, ठीक है, राइस बॉईल करके उसका सारा स्टार्च निकाल देती हूँ, तो फिर ये वेजिटेबल मिक्स करके इतना अच्छा, इतनी अच्छी। एक बात कह के ब्रेक लेती हूँ, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा तो लोगों को कान में जरा दोहरा दूं कि देखें सब कुछ खाएं, मॉडरेशन में खाएं। कुछ आप सोशल मीडिया पे जो चीजें देखते हैं ना, आपको डराया जा रहा होता है, धमकाया जा रहा होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से ये हो गया है, ये डराना है आपको। ये देखें, वो कह रही है ना मैं सब कुछ खाती हूँ, तो आप भी खाएं। मैंने आप लोगों से वादा किया, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं पूरा इंशाल्लाह डाइट प्लान इधर भी दूंगी। मैं आप कैसे झूठ बोल सकती हैं, लोगों को इतनी आप हेल्प कर रही हैं। ब्रेक के जाने को बोले, जब तक हम इसको पका लेते हैं। चलें, आप आए ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये बना के आपको मैं प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ये देखें इतना ज़बरदस्त ये जो यहाँ पे तैयार हुई है सारी खूबसूरत रंग बिरंगी सब्जियाँ। ऊपर तुलसी के पत्ते डाले हैं। आपका अगर खुदा ना खासा बीपी वगैरह हाई है तो वो भी इससे कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तुलसी मरवा के पत्ते भी मरवे के पत्ते भी आज को मरवा के भी बोलते हैं। और ये दूसरी चीज़ क्या बनने लगी है, ये आप ना ये कहवा बन रहा है। ठीक है, इसकी स्टीम भी लें। इसको स्टीम लेने से भी, इसको पीने से भी आप गोरे गुलाबी
और 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे। अगर आप पूरी सर्दी आप इसको ले लेते हैं, आपकी दिल की सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, आपके लीवर डिटॉक्स बन गया है, ये लीवर भी डिटॉक्स रहेगा आपका, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो जब आपका लीवर फंक्शन ठीक होगा तो आप इधर से पिंक नजर आएंगे। ये देखिए, इसकी स्टीम भी लेते रहे और साथ में आप इसको करते रहे। देखिए फिजा, स्टीम लें इसकी, ये देखिए, ये देखिए कितना जबरदस्त है ना इसकी खुशबू। अभी आप इसको जरा ना, ये देखिए, इसको चीखे मारा है खुशबू से, चीखे मार, ये देखो पूरा हमारा सेट जो है वो महक गया है। ठीक है, ये इसके अंदर ये डाल के अंदर से गए मेरे बिल्कुल सर पे जाके ऐसे, सर पे, बिल्कुल सर पे। ये देखिए, ये आप दिखाएं, इसका कलर देखें आप, इतना खूबसूरत इसका कलर। मैं क्या क्या करूं, ये इतने मजे का डिश, ये खाऊं या मैं, ओह माय गॉड। ये आपका लीवर डिटॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला क्या क्या, इसके अंदर मैंने चुकंदर का थोड़ा सा पाउडर डाला है, थोड़ा सा बिस्कस का पाउडर डाला, बिस्कस फ्लावर जो होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाले हैं अनार के छिलके, सेब के छिलके, ठीक है, और थोड़ा सा जिंजर पाउडर। ये आपका लीवर डिटॉक्स बन गया है, लीवर डिटॉक्स टी है ये एक्चुअली आपकी, ठीक है। लीवर को डिटॉक्स करेगा। जब आपका लीवर फंक्शन अच्छा करेगा तो आपका खून अच्छा बनेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट होगा, और आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर ग्लो होगा। एक्चुअली ये जो ग्लो आएगा ये आपकी पूरी बॉडी पे आएगा। फेस हमें सिर्फ नजर आता है, फिजा, है ना, फेस हमें सिर्फ नजर आता है, एक्चुअली पूरी बॉडी को वाइट करेगा ये। अच्छा, आप वो सीरम लगाते रहें, ये खाते रहें, और साथ में ये जो कहवा है ये पीते रहें। अब मैं दोबारा, अब मैं समझे अपना एग्जाम दे रही हूँ, ठीक है। इसमें आपने डाला है अनार दाना, ये मैं अभी घर पे बनाऊंगी, ठीक है, और अनार के छिलके, अनार के छिलके, ठीक है, अनार दाना, अनार के छिलके, सेब का छिलका, हाँ जी बिल्कुल, मरवा जिसको कहते हैं, तुलसी, तुलसी के पत्ते, और तुलसी के पत्तों को सूंघ के वैसे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर जो अदरक का पाउडर है वो डाला है, थोड़ा सा मैंने 1 पिंच विस्कस का पाउडर डाला है, ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है जिंजरॉल। आप चाहे तो अदरक का पाउडर डाल दे, चाहे आप अदरक डाल दे। अच्छा। ये अगर आप पूरी सर्दी इस्तेमाल करते, एक तो आपके लंग्स जो है वो फ्रेश रहेंगे। आप पूछे ना ये क्या कर रही हूँ, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये अनार के छिलके जला रही हूँ। इनसे क्या करना है मैंने, ये फटाफट मेरे जहन में आ गया, इसलिए कहती सेगमेंट पूरा देखा करें। ये इसकी ये कोयला बन जाएगा, इसका कोयला बनने के बाद इसमें 2 लौंग साथ ही जला ले, और इसका पाउडर बना के आपके दांतों में कितना भी प्रॉब्लम हो, आपके दांतों से खून आ रहा हो, मसूड़ों से, आप मसूड़ों में अगर आपके खुदा ना खास्ता स्वेलिंग हो गई है, जलन होती है, ब्लड आता है, तो आप लोगों ने इसका जो पाउडर है ये जल गया है, ठीक है, जलने के बाद इसको थोड़ा सा खरल कर लें, साथ में थोड़ी सी लौंग भी डाल के खरल कर लें इसके अंदर, थोड़ा सा सोख करके। आप देखेंगे, मंजन करें, मसूड़े ऐसे मजबूत होंगे, चाहे आप हड्डियां खाएं फिर उससे तोड़ तोड़ के। हाँ जी, एक तो हड्डियां होती है ना चबा चबा के हम सॉफ्ट वाली हड्डियां खाते, नहीं, आप हड्डियां तोड़ भी सकते हैं। इस तरह का ये आपका मंजन तैयार हो गया अनार के छिलकों के साथ। ये देखें, ये अनार के छिलके जल गए, साथ में आप थोड़ी सी इसके अंदर लौंग डाल दें, लौंग के साथ बना लें इसको कोयला, फिर आप रख लें वॉशरूम में, और साथ में उंगलियों के साथ करें, दांत ऐसे मजबूत होंगे कि आप लोहे की तरह। ये नुस्खा भी आपका जबरदस्त, आपने जाते जाते बता दिया। मगर मैं आपको एक बताऊं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं जल्दी से, बट दिस रेसिपीज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ट्राई दिस ऑल, ये इनफ है, नो नीड चावल एंड यू नो रोटी। एंड दिस कावा, आई थिंक दिस विंटर, ट्राई दिस आउट, दिस इज रियली गुड। रंग गोरा करने के लिए, गोरा गुलाबी, देन यू शुड हैव इट। थैंक यू, थैंक यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। कोई बात नहीं, निशान रहना चाहिए मोहब्बत का। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त सेगमेंट है, देखिएगा ज़रूर। अभी हमारे पास ये जो मेहमान है, ये एक आप सुनते हैं ना बैंड बाजा बारात, तो ये बैंड बाजा बारात के ही मेहमान हैं हमारे पास। हमारे पास ये ट्रेडिशन होता था, पहले लोग अपनी बारात को बड़ा स्पेशल बनाते थे, बारात आती थी बैंड बाजा बारात के साथ। अब मैं एक बात ये कहना चाह रही थी कि अभी जो है ना, इन लोगों की दुकानें हम लोगों ने ठंडी कर दी हैं। ये हमारा बड़ा कल्चर था लाहौर का, लोग बहुत पसंद करते थे। किसी की एंट्री हो रही है, कोई इवेंट्स हो रहे हैं, तो पंजाब का इतना खूबसूरत कल्चर था कि बैंड बाजा बारात के साथ होता था। मैंने तो कराची में भी इस तरह से शादी, मेरी बहन की शादी हुई थी बैंड बाजा बारात के साथ इसी तरह। मुझे तो ये चीज़ें देखनी हमें मिलती थी, अब नहीं मिलती। तो अब हम आपको यहाँ पर इन लोगों से मुतारिफ करवाएंगे और बताएंगे कि ये कैसे और कब से काम कर रहे हैं और अब क्या फ़र्क जो है वो देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम। आपके साथ आपके जी, ही इज़ माय यंगर सन, आपके साहबजादे मास्टर अली असगर साहब। वाह जी, ज़बरदस्त। तो कब से काम कर रहे हैं आप लोग? ये मैम हमें तकरीबन 160 साल हो गए हैं। 160 साल? जी, ये अली असगर, मास्टर अली असगर साहब मेरा बेटा है, ये 5वीं पीढ़ी है हमारे इस काम में, बैंड के काम में। वाह वाह वाह।
तो मुझे बताएं, पहली जो एक नस्ल आप लोग की थी, उसमें जो टाइम पीरियड था जब बैंड बाजा बारात होता था और अब क्या फ़र्क देखते हैं? बस ये अपना टाइम के हिसाब से होता है। जो पहले दौर था उस दौर के हिसाब से, और जो अब दौर है, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लोग करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इंशाल्लाह वो पक्के कस्टमर बन जाते हैं। पक्के कस्टमर बन गए। तो मेरी बात सुने, आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में, तो मैं चाहूँगी कि फ़ौरन के फ़ौरन कोई ज़बरदस्त जो आपका बड़ा वायरल हो, आपको बहुत पसंद हो खुद भी और लोग बड़े डिमांड करते हो, वो ज़रा म्यूज़िक हमें यहाँ पर बैंड बाजा ज़रा तरीके से सुनाएं। जी बिल्कुल। मैडम नूर जहाँ का गाना है, जिस दिन से पिया दिल ले गए, ये हमारा जिस दिन से जी जी पिया दिल ये ले ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारा। वाह वाह वाह, तो दुख दे गए। जी जी बजाइएगा। ओके, रेडी, 1 2। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से बड़ी तन्हाई, चैन नहीं आए। मैंने लफ्ज़ ऊपर नीचे किए मगर मैंने तर्ज आपकी पकड़ ली। क्या बात है भैया, है सही बात है भाई, सही बात है, क्या बात है। आपके साहबजादे के लिए भाई तालियां होनी चाहिए, बहुत आला। और मुझे ये बताइए कि किसी शादी का जैसे फंक्शन हो या किसी इवेंट का फंक्शन हो, बारात का ही फंक्शन की बात करते हैं, तो जब आप लोगों को बुलाया जाता है तो कोई आप लोगों के प्राइजेस भी डिफरेंट होते हैं? जी या हमारे ना बैंड का चार्ज होता है। अच्छा। जो हमारी बैंड फीस होती है। अच्छा। और वो जो स्टेज मनी होती है, हाँ। हमें वो अलग होती वो है। अलग होती है। और ये है कि जो जब गिफ्टिंग स्टेज मनी होती है, प्यार से जो लोग इनाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हमारा सारा काम जो है टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, तो जो भी क्लाइंट्स हमें बुक करते हैं, मैनेजर से रब्ता करते हैं,
तो जब उनके इवेंट पे जाते हैं तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वाह, सेपरेट रूम, हाँ। और यानी फुल प्रोटोकॉल देते हैं। क्या बात है। तो कोशिश यही है हमारी कि पुराना ज़माना जो सा था ना, हाँ। वो उनसे डिफरेंट हमने अपना मगर setup ये किया। आपने देखी ना पुरानी इस तरह की जो धुनें हैं मैडम नूर जहाँ जी के गानों की, ये क्योंकि ज़्यादा सुनने में यही आती है सानू नहर जी, वाले पुलते पुला के, ये- मगर ये वाले जो इस तरह के ये गाने हैं सदाबहार उनकी song शायरी, है। ये सदाबहार, ये सदाबहार। इनको आप दोबारा रिवाइव जी। कर, और कोई ऐसे गाने जो पुराने जो आपको बहुत पसंद थे जी। और जिनको आपने रिवाइव किया और ट्रेंडिंग में हो, प्लीज़। जी जी, वो मैडम जी का सॉन्ग है अगेन मैडम जी। जी, वे सब तो सोने हैं। अरे वाह, हो जाए, जी, सबका ही वो- फेवरेट है, बस जी, अब तो सोने आ जाए। ओके 1 2 वाह जी। और अब नाजरीन, भले मैं कहती हूँ, देखें कोई भी कुछ कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, मुझे लोगों की नहीं सुननी, मगर हमारी बड़ी अच्छी मेहमान जो हैं, जो हमारे शो पे आती भी रहती है, नबिया अली ख़ान, उनको क्योंकि मैं उनकी शादी अटेंड नहीं कर सकी और वो ख़ास मेरे पास यहाँ पे आके मुझे दावत दे के गई थी, तो मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ख़ुद एक औरत हूँ, मैं कहती हूँ औरत एक नाजुक चिड़िया होती है, औरत का मजाक बनाना, उसकी तौहीन करना और उसको बेइज्जत करना माशरे में मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी को करना चाहिए। किसी खुशी में शरीक होना चाहिए, किसी की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी अपनी खुशी को जिस तरीके से सेलिब्रेट करे, अगर आपके साथ अपनी खुशी बांट रही हैं वो, तो बांटने में कोई बुराई कोई नहीं है। मैं बस ये कहूँगी कि अगर आप उनको पसंद नहीं करते तो खुदा के लिए उनके बारे में गंदे गंदे अपने यूट्यूब की थंबनेल के लिए गंदे लफ्ज़ बना के, गंदी बातें करके खुद वायरल होने की कोशिश ना करें। और अगर उनकी खुशी में शरीक होना है तो मैंने आज ये बैंड बाजा बारात जो है ये नबी अली ख़ान की खुशी में यहाँ पे शो पे बुलाया है, ताकि मैं उनको जो हूँ कॉन्ग्रेट्स कर सकूँ कि मैं आ नहीं सकी, मगर आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपनी शादी की, अपनी ज़िंदगी की। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान करे और आपके मियाँ को और आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशियाँ दे और अल्लाह ताला आपको बुरी नज़रों से बचाए और खुश रहें। और मैं बस यही कहूँगी, खुशियों को अपनी झोली में, दामन में छुपा के रखें। ये वो खुशियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी तकलीफ़ और सफ़र के बाद दी है। लोगों की ज़िंदगी में इसका मजाक उड़ाने का किसी को मौका मत दें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है सिर्फ़ और सिर्फ वो दुकान है जिसमें किसी की तौहीन, किसी की अजियत या किसी को जलील करने के लिए ये जो है ना अपने थंबनेल निकाल के बैठे हुए हैं। तो किसी की आंखें जो थंबनेल है ना, उनसे दूर रहें। बहुत बहुत मुबारक हो नबी आपको आपकी शादी की। खुदा हाफिज़।